गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथ्स। आपके हम पेपर 2 में कर रहे हैं यूनिट 3। यूनिट 3 है सम्मिश्र विश्लेषण यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, सम्मिश्र विश्लेषण कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें जो है मैंने आपको लिमिट के लिए बताया था, ठीक है, कि किसी भी फलन की लिमिट, ठीक है, किसी भी फलन की लिमिट जो है किस तरह से ज्ञात की जैसे, यानी उसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, उसकी परिभाषा क्या है, फलन की परिभाषा बताई थी। आज जो है हम लोग सबसे पहले जो है सातत्यता यानी कि कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें भी आपको सिर्फ डेफिनेशन देखनी है और उसके बाद जो है हम लोग अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे सातत्यता, यानी कि कंटिन्यूटी। कंटिन्यूस शब्द जो है उससे आप बिल्कुल भी जो है अनजान नहीं हो। हम लोग अपनी नॉर्मल जो है लैंग्वेज में भी हम लोग कहते हैं कि कंटिन्यूसली वो ऐसे बोल रहा था या कंटिन्यूस ऐसे था। इस तरह इस शब्द का हम लोग प्रयोग हम लोग करते ही हैं। जब हम लोग दैनिक में जीवन में जब बातें करते हैं तो इस तरह बोलते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इस कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो। सबसे पहले मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स की अगर मैं बात करूं, y इज इक्वल टू एफ एक्स की बात करूं, तो कोई भी ऐसा बिंदु न हो कि जहां पे वो ब्रेक होता हो। अगर सीधा सीधा चलने वाला अगर कोई भी इस तरह का फंक्शन हो ग्राफिकली, तो उसको हम लोग कंटिन्यूस कहते हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण तो आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल सा लिया, आप इसका ग्राफ बना लो, पैराबोला बनेगा। ठीक है, परवलय बनेगा और परवलय जो है अनंत तक जाएंगे, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा, कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं होता है। तो जब ऐसे फलन आ जाते हैं तो वो फलन क्या कहलाते हैं, आपके कंटिन्यूअस यानी कि सतत कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, सतत कहलाते हैं। इसके लिए जो है यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अपने आप में ये एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं सिर्फ परिभाषा लिखूंगी, लेकिन अगर हम लोग पढ़ना चाहें वास्तविक विश्लेषण में तो अपने आप में ये एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि इसके क्वेश्चंस जो है कंटिन्यूटी के कंपटीशन एग्जाम में जो है बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैंने भी अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी की बात करेंगे। ठीक है, इसको सातत्यता भी बोलते हैं, सततता भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बात करूंगी यहाँ पे आपके सम्मिश्र फलन के लिए। तो सम्मिश्र फलन के लिए कल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, कौन सा था कि लिमिट x टेंस टू, कौन सा था, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो मैंने क्या किया, आपको जो है एक रियल फंक्शन यानी कि वास्तविक फलन लेकर मैंने आपको समझाया था कि कंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, कंटिन्यूटी क्या होती है, किसी बिंदु पर जो है वो कोई भी फलन जो है वो सतत कब होता है। ठीक है, हम जो बात करेंगे हमारे सम्मिश्र फलन के लिए। ठीक है, सम्मिश्र फलन के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि माना फलन एफ जेड, सीधा ही परिभाषा लिखा दूं, फलन एफ जेड एक समवर्त परिबद्ध प्रांत डी। ठीक है, अब ये समवर्त क्या है और ये परिबद्ध क्या है, जब मैं वास्तविक विश्लेषण पढ़ाऊंगी आपको तब आपको बताऊंगी कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। ठीक है, इन शब्दों का मतलब क्या होता है। डी में परिभाषित है, डी में परिभाषित है तब एफ जेड डी के किसी बिंदु, डी के किसी बिंदु z0 पर सतत कहलाता है, सतत कहलाता है यदि किसी
अब देखिए स्वेच शब्द जो है ना उसका भी काफी इंपॉर्टेंस है। स्वेच किसी स्वेच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। स्वेच का मतलब पता है क्या है? यहाँ पे कुछ भी कोई भी नंबर लो, ठीक है, कोई भी कुछ भी नंबर लो, लेकिन क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। और कहीं से भी उठा लो नंबर वो, ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्वेच का मतलब, ठीक है। इस परिभाषा के लिहाज से कहूं तो इसका भी इंपॉर्टेंस है कि कोई भी आर्बिटरी, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको आर्बिटरी नंबर कोई भी लो, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत, ठीक है, के संगत बोल रहे हैं, डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद्यमान हो कि देखिए क्या होगा? अगर z माइनस z0 के बीच में, z माइनस z0 के बीच में अगर यहाँ पे इनके बीच में अगर दूरी कम होती है, या मैं कहूँ इसको दूसरे शब्दों में कहूंगी कि मेरा z जो है पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से अगर z0 को अप्रोच करता है तो मेरा जो fz है वो किसकी तरफ जाएगा? z0 की तरफ जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ से कह सकते हैं, ठीक है। या मैं कहूं कि z और z0 के बीच में जो है दूरी कम होती है तो fz और fz0 के बीच में भी दूरी कम होती है। पता है लिमिट की परिभाषा में और इसकी परिभाषा में फर्क क्या है? फर्क यह है कि लिमिट की परिभाषा में हम लोग कोई भी फलन लेते हैं, फिर यहाँ पे जो है हमारा उस फलन की लिमिट जो है, अगर z इज इक्वल टू 0 पर हम लोग उसकी लिमिट फाइंड करते हैं, z इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर अगर उसकी लिमिट फाइंड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो fz 0 ही हो, जरूरी नहीं है कि वो fz 0 ही हो, वो कोई नंबर, अदर नंबर जो है l भी हो सकता है, ठीक है, अदर नंबर जो है वो l भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूस की जो डेफिनेशन है, कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है, उसमें क्या फर्क है कि हमने अगर z0 पर उसको बताना है कि मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, तो लिमिट जो है क्या होनी चाहिए? डेफिनेटली जो है ये इस तरह से होना चाहिए कि लिमिट जैसे जो है मेरा z0 की तरफ जाएगा तो मेरा fz जो है वो कौन सा मान ग्रहण करेगा? f ऑफ z0। कौन सा मान ग्रहण करेगा? f ऑफ z0। आप जानते हैं ये परिभाषा जो है रियल नंबर्स में क्या था कि जैसे x जो है a की तरफ जाता है, fx जो है वो कहाँ की तरफ जाएगा? fa की तरफ जाता है। बस फर्क इतना ही है, सिर्फ यहाँ पे जो है बाकी सारी की सारी चीजें वही होती है, ठीक है। सिर्फ जो है क्या लेते हैं? f जो है कौन सा फंक्शन लेते हैं? एक वास्तविक फलन ले लेते हैं, सेम वही का वही है। लेकिन मैं आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बता रही हूँ कि कोई भी फलन जो है वो कंटिन्यूस कब होता है? तो प्रैक्टिकली अगर मैं कहूं तो प्रैक्टिकली उसका मतलब होता है कि उसके ग्राफ में कहीं पे भी ब्रेक नहीं आता हो, उसके ग्राफ में कहीं पे भी ब्रेक नहीं आता हो, किसी पॉइंट पे भी ब्रेक नहीं आता हो, तो वो फंक्शन जो है मेरा क्या कहलाता है? वो फंक्शन कहलाता है कंटिन्यूस यानी कि सतत, ठीक है, कंटिन्यूस यानी कि वो कहलाता है सतत। और अगर थ्योरेटिकली उसकी परिभाषा मुझे सततता की या सातत्यता की या मैं कहूं कंटिन्यूटी की अगर मुझे देनी हो तो यहाँ पे मैं इस तरह से दूंगी कि जैसे जैसे जो है पहले परिभाषित कर लूंगी कि मेरा फलन कौन सा है, देख लूंगी कि किस प्रांत पर है, ठीक है, समूचे भी मैं डिसाइड कर लूंगी, ये मेरा समूचे प्रांत मैंने बताया था आपको, ठीक है, प्रांत क्या होता है, ठीक है। फिर जो है मुझे किस बिंदु पे बताना है? z0 पे बताना है, तो उसके लिए जो मैं क्या करूंगी कि अपना एप्सिलॉन जो है, ठीक है, एप्सिलॉन जो है वो डिसाइड कर लूंगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो है मैं डेल्टा चूज कर लूंगी अपना, ठीक है, एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग में अपना डेल्टा चूज कर लूंगी। उस डेल्टा को कहूंगी कि मेरा z और z0 के बीच में जो है ना जो दूरी है वो कितनी है? डेल्टा से बिल्कुल कम है और डेल्टा ऑलरेडी जो है बहुत ही स्मॉल है, टू स्मॉल मैं कहूंगी, ठीक है, अति लघु यानी कि टू स्मॉल। तो अगर इन दोनों के बीच में दूरी जो है जैसे जैसे कम हो रही है तो मेरे fz और z0 पर ही f के मान के बीच में जो है दूरी कम हो रही है। तो ये है मेरी
थ्योरेटिकली कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, थ्योरेटिकली। अब यहाँ पे जो है सिर्फ आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, ये होना चाहिए कि अगर मैं कहती हूँ कि कोई भी हम लोग फलन लेती हूँ या कहीं भी क्वेश्चन में मैं कहती हूँ कि मेरा फंक्शन जो है वह जैसे बोलती हूँ कि एफ जेड है वो सतत है, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो है सततता का मतलब क्या होता है। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे जो है सततता के आपको कोई भी प्रश्न जो है हल नहीं करने हैं। लेकिन नेक्स्ट जो मैं आपको करने बता रही हूँ अवकलनीयता। तो अवकलनीयता के लिए जो है आपको चेक करना है कि फंक्शन जो है अवकलनीय है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है आपकी डेफिनेशन आती है अवकलनीयता, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी। ये सारी जो है क्या है, हमारे फंक्शन की एक तरह से प्रॉपर्टीज ही है कि वह सतत होता है कि नहीं, वह जो है डिफरेंशिएबल होता है कि नहीं, क्योंकि कोई कोई फलन क्या होते हैं कि उनका हम लोग अवकलन भी नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है। और अवकलनीयता भी क्या होगी, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे हमको फाइंड करनी होगी कि इस पॉइंट पे जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ये जो है आप 12th में वैसे पढ़ चुके हो पहले, ठीक है, 12th में पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है मेरा फंक्शन जो है वो अवकलनीय है कि नहीं, वो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। आपने चलिए मैं पहले आपके जो 12th में पढ़ा था उसके हिसाब से मैं लिखूं। जो 12th में हम क्या कहते हैं कि लिमिट जैसे जैसे जो है h जो है वो 0 की तरफ जाता है, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, क्या लिखते थे, एफ डैश एक्स, क्या लिखते थे, एफ डैश एक्स। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की लिखूं जैसे एक्स नॉट, पर्टिकुलर पॉइंट की लिखूं, चलिए एक्स 0 पे लिखती हूँ। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, पता है इसमें क्या करते थे आप लोग, अगर किसी भी फंक्शन को अगर मालूम पता लगाना था कि ये फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, यानी कि अवकलनीय है कि नहीं है, क्या करते थे कि राइट साइड लिमिट और लेफ्ट साइड लिमिट जो है वो आप फाइंड करते थे, जो कि होती थी कि पहले ये जो होती थी यहाँ पे लिमिट ऐसे लेते थे 0 प्लस, और दूसरी लिमिट लेते थे आप लोग h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, इस तरह से 0 प्लस और 0 माइनस, और फिर जो है दोनों को चेक करते थे। अगर ये दोनों बराबर आ जाते थे लिमिट, ठीक है, ये दोनों अगर बराबर आ जाते थे तो आप लोग क्या बोलते थे कि हाँ ये जो फलन जो है क्या है, अवकलनीय है, ठीक है, फलन अवकलनीय। ये कौन सी बात होगी, ये आपके जो है वास्तविक फलन की बात होगी। ये 12th में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपने पढ़ा होगा। अब जो है हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे सम्मिश्र फलन के बारे में। तो चलिए सम्मिश्र फलन के बारे में लिखते हैं, और परिभाषा भी इसी तरह से जैसे ये रियल की है वैसे की वैसे आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की देनी है। लिखेंगे कि सम्मिश्र तल में किसी प्रांत डी में, ठीक है, किसी प्रांत डी में परिभाषित, किसी प्रांत डी में परिभाषित एक मानी फलन एफ जेड डी के किसी बिंदु डी के किसी बिंदु z0 या z0 पर अवकलनीय कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट z टेंड्स टू लिमिट, ये तो अलग तरीके से लिखेंगे लेकिन यहाँ पे मैं डेल्टा z के h के तरीके से लिख रही हूँ, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा
z माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा z। अब देखिए क्या है कि एक बिंदु जो है वो z है और उसके नजदीक का बिंदु कौन सा है। देखिए एक बिंदु जो है यहाँ पे z है, एक बिंदु क्या है यहाँ पे z है, यहाँ पे z0 लिखेंगे, z0 पे हमको फाइंड करना है। एक बिंदु जो है z0 है, उस पर अवकलनीयता जो है मुझे ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूंगी, उसके नजदीक का बिंदु, अगर नजदीक का बिंदु मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे डेल्टा z, यहाँ पे क्या लिखूंगी डेल्टा z0, हाँ डेल्टा z, यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं डेल्टा z। तो यहाँ पर जो है देखिए ये वही सेम की सेम परिभाषा है, यहाँ पे h होता था, यहाँ पे डेल्टा z ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा z ले रहे हैं। वहां पे h क्या होता था कि दो बिंदुओं के बीच में जो है अंतर होता था वो लेते थे, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में अंतर होता था वो लेते थे। यहाँ पे भी क्या है कि ये डेल्टा z जो है दो बिंदुओं के बीच में अंतर है, कौन सा z0 और z0 प्लस डेल्टा z, ठीक है, इस तरह से ये दो बिंदु। तो इसी के ऊपर बेस जो है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। बस क्या करना है आपको, ये लिमिट ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये लिमिट, और इसको जो है कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा एफ डैश z0, एफ डैश z0। चलिए अब जो है मैं आपके क्वेश्चन करने वाली हूँ जिसमें मैं प्रूव करूंगी, ठीक है, जिसमें वो प्रूव करूंगी कि मेरा फंक्शन जो है वो एक बिंदु मुझे दिया हुआ है, ठीक है, एक बिंदु जो है मुझे दिया हुआ है कि वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो है अगर मेरा फंक्शन जो है वो कहीं पे भी जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, तो यहाँ पे जो है अगर नहीं है वाला भी प्रूव करूंगी तो भी आपको जो है अगर कंटिन्यूस होता है तो भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए 2013 का एक क्वेश्चन है, कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। अब देखिए ये क्या कहते हैं कि ये जो फलन है वो कहीं पे भी जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी वो डिफरेंशिएबल नहीं है। सिद्ध कीजिए कि 2013, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, ठीक है, यानी कि z का संयुग्मी किसी भी बिंदु पर अवकलनीय, किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है, किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। सबसे पहले जो है एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, और मैं z इज इक्वल टू लेती हूँ x प्लस आयोटा y। मुझे तय करना होगा कि यहाँ पे जो है मैं क्या ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो z बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे z बार इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आयोटा y, z बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y। तो चलिए हम लोग अपनी लिमिट की, इसकी जो परिभाषा थी उस पे आते हैं। तो चलिए किसी भी बिंदु बोला यानी पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एफ जेड ही लिखूंगी, और इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये डेल्टा जेड जो है क्या बताता है कि दो बिंदुओं के मध्य जो है दूरी जो है वो बताता है, ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी। तो यहाँ पे जो है क्या कर लेते हैं, हमारा फंक्शन कौन सा है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखेंगे कि जब भी अगर कोई भी दो नंबर के बीच में z1 प्लस z2 के बीच में अगर ऊपर हम संयुग्मी लगा देते हैं चिन्ह, तो वो किसके बराबर होगा, z1 बार प्लस z2 के बार, ठीक है, बराबर होगा। अगर दोनों को जोड़ के उसका संयुग्मी लें या दोनों का अलग अलग संयुग्मी लेकर फिर उनको जोड़ें तो बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। तो देखेंगे कि ये दोनों आपस में यहाँ पे
कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, दोनों ये कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग क्या बचा, यही बचा। अब जो है मैं इसको क्या करूंगी कि इस फॉर्म में लिख दूंगी, ये जो एक्स और वाई के फॉर्म में जो है अपना दोनों डेल्टा जेड बार और डेल्टा जेड लिख दूंगी, और फिर जो है मैं अलग अलग जगह से जो है उसको अप्रोच करने की कोशिश करूंगी कि मेरी लिमिट सेम आती है कि नहीं। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट स्टेप आप इसमें ये रहेगा कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई टेंस टू 0, दोनों एक साथ लिखने पड़ेंगे, और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बार माइनस आयोटा डेल्टा वाई बार, और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो z था उसको हटा के उसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस हिसाब से उसको लिख दिया। तो डेल्टा z अगर टेंस टू 0 तो डेल्टा x और डेल्टा y दोनों ही टेंस टू 0 होंगे, ठीक है, दोनों ही टेंस टू 0 होंगे। अब जो है एक नंबर है z, ठीक है, एक नंबर है z जो कि है यहाँ पे मैं अगर बताऊं आपको, ये है नंबर z जो है x प्लस आयोटा y, ठीक है, जो कि क्या है क्रमित युग्म xy, क्रमित युग्म xy। अब जो है ये जो है क्या है, दो तरफ से जो है 0 की तरफ अप्रोच करेगा, एक जो है एक x अक्ष पर और दूसरा क्या होगा यहाँ पर y अक्ष पर। तो एक बार जो है ये डेल्टा z जो है x अक्ष की तरफ और दूसरी बार जो है y अक्ष की दो तरफ से अप्रोच कर रहा है। अब दोनों ही केसेस में जो है अगर मैं लिमिट लेती हूं और लिमिट दोनों बराबर आ जाती है तो मैं कहती हूं कि मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो पहला केस जो है, ये जो मेरा डेल्टा जेड जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की तरफ अग्रसर हो। तो पहला यहाँ पे केस 1 लेंगे कि डेल्टा जेड एक्स अक्ष के अनुदिश, क्योंकि उसको 0 की तरफ जाना है, तो मैं पहले कहती हूं कि चलिए के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश जो है शून्य की ओर अग्रसर हो, शून्य की ओर अग्रसर हो। अगर शून्य की तरफ एक्स अक्ष पर हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, डेल्टा वाई जो है वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर डेल्टा वाई क्या हो जाएगा 0। हमारा जो है डेल्टा जेड जो होता है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, ठीक है। तो ये जो है डेल्टा वाई अगर 0 हो जाता है तो ये हो जाएगा सिर्फ डेल्टा एक्स। ये कहाँ पे बात कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग एक्स अक्ष पर हैं तभी बात कर रहे हैं, वरना नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरह का है तो हमारा एफ डैश जेड जो है वो क्या आ रहा है, तो लिमिट, अब डेल्टा वाई तो हो गया, निकल गया, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई जो है अगर 0 आता है तो डेफिनेटली उसका बार भी 0 होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बार और डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स तो खुद जो है वो क्या है, वास्तविक है, और किसी भी वास्तविक संख्या का संयुग भी तो वही होता है, खुद ही नंबर होता है, तो ये भी निकल जाएगा। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपान आ जाएगा डेल्टा एक्स, ये क्या है वास्तविक संख्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स ही लिखेंगे, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आएगा तो जब लिमिट लगाएंगे तो डेल्टा एक्स ही है ही नहीं, तो कहाँ पे लिमिट लगाएंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1, ये आ जाएगा 1। अब देखिएगा पहली बार में जो है यहाँ पे जो है, ये पहली बार में क्या आया, यहाँ पे पहली बार में ये 1 आया। अब दूसरी तरफ से अगर दूसरे केस में अगर वो y अक्ष की अनुदिश भी अगर वो शून्य की ओर अग्रसर होता है और इज इक्वल टू 1 आ जाता है तो मैं कहूंगी कि मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, यहाँ पे अवकलनीय है। तो चलिए अब जो है मैं केस 2 ले रही हूँ, केस 2 डेल्टा जेड y अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, डेल्टा x जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। अगर डेल्टा x 0 हो जाएगा तो ये जो है ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये आएगा आयोटा डेल्टा y,
ठीक है, आयोटा डेल्टा वाई। अब जो है यहाँ पर जो है देखेंगे कि लिमिट जो है चेंज हो जाएगी। अगर एफ डैश जेड करें तो यहाँ पे डेल्टा वाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक्स तो 0 हो गया, क्योंकि हम लोग कहाँ पे वाई एक्स पे हैं। अब दोनों की तरफ से जो है शून्य की तरफ जाना है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा, लेकिन इसके आगे क्या है, यहाँ पे माइनस आयोटा और यहाँ पे ये प्लस आयोटा है, ठीक है, ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा, क्योंकि डेल्टा एक्स 0 हो गया तो उसका बार भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये दोनों ही बचेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आयोटा तो आपस में कैंसिल हो गया और सिर्फ नेगेटिव साइन रहेगी, और यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा y। अब डेल्टा y आपस में क्यों, क्योंकि डेल्टा y जो है अपने आप में जो है वास्तविक है, डेल्टा y जो क्या है अपने आप में वास्तविक है, तो इस वजह से जो है दोनों अगर उसका संयुग भी लेंगे तो भी डेल्टा y आएगा, और आगे नेगेटिव साइन तो है ही, और ये -1 आ गया। तो देखो दोनों जगह से, अब मैं यहाँ पे ग्राफिकली जो है यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि वहां पे जो है बहुत डल दिख रहा है। तो मेरा यहाँ पे ये z है x प्लस आयोटा y, वो x अक्ष के अनुदिश जो है वो 0 की तरफ अग्रसर हो, और ये y अक्ष के अनुदिश जो है 0 की तरफ अग्रसर हो। एक तरफ यहाँ पे ये z, ठीक है, एक तरफ यहाँ पे z। दोनों ही बार में मैंने अलग अलग केसेस लिए, अलग अलग केसेस में जो है मेरे क्या आ गई, लिमिट जो है वो अलग अलग आ गई, एक में +1 आई, एक में -1 आई। तो एक में +1 और एक में -1, इसका मतलब है कि मेरा ये फलन जो है वो कहीं पर भी जो है किसी भी बिंदु पर जो है अवकलनीय नहीं है, किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। अतः कहेंगे कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है क्या होता है कि जब हम लोग z की बात करते हैं तो z जो है कोई भी बिंदु अगर आपको ग्राफिकली बताना हो तो वो 2 डायमेंशन में आता है, ठीक है, 2 डायमेंशन में आता है। और 2 डायमेंशन में जो है ये तो मैंने लिया कि ये x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश, कहीं कहीं पे क्वेश्चन ऐसे भी हल किए गए हैं कि जैसे अगर मेरा जो है z जो है वो किसी भी जो परवलय के अनुदिश शून्य की तरफ अग्रसर हो, या कोई और एक वक्र के अनुदिश अगर शून्य की तरफ अग्रसर होता है और लिमिट बराबर आ जाती है तो वो डिफरेंशिएबल है, अगर लिमिट अलग आती है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है।